हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी अच्छे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। आज यहाँ पर हम हिंदी का पेपर करेंगे। हिंदी वैसे फ़िलहाल इजी होती है, लेकिन सारे कर रहे हैं तो इनका भी करना बनता है, तो मैंने आपके लिए यहाँ बना कर रखा है। चलिए करते हैं आज आपकी क्लास, जहाँ पर आप हिंदी का 2022 का लेटेस्ट ईयर के सारे पेपर्स देखे जा रहे हैं, तो ये भी आपके साथ यहाँ पर होगा और हम यहाँ पर फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या चीज़ें यहाँ पर कैसी हैं। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शानी। सभी का स्वागत है शानी क्लासेस में। यहाँ पर जो सब्सक्राइब गायब हो गया, आप लोगों ने सब्सक्राइब करने के बजाय सब्सक्राइब गायब कर दिया। जो भी पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, आपके एग्ज़ाम तक आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम की जो आईडी है वो कमेंट बॉक्स में पिन करके आपको दी गई है, नाम शानी क्लासेस, आप सर्च कर सकते हैं। आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी, जो भी न्यूज़ या जो भी चीज़ें वो आपको बताई जाएंगी। समय के साथ आप अपडेटेड रहेंगे। एग्ज़ाम जब तक है तब तक ज़रूर से कनेक्टेड रहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए हेल्प करने वाली हैं। मैंने आप लोग को मैथ के पेपर्स भी काफ़ी सारा बीच बीच में क्वेश्चन सेंड किए हुए हैं, जिसके आंसर्स दिए हुए हैं, तो आप लोग भी उसको ज़रूर लगाया करिए, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा। और भी जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर सेंड की जाती हैं। चलिए तो पहले पेपर को डिस्कस करते हैं। बहुत छोटा सा पेपर है, आप सभी जानते हैं, और हम जल्दी से बहुत ही और पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। ये है 22 का पेपर। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन में क्वेश्चन है, देखिए। किस प्रणाली में छात्रों में सक्रियता बनी रहती है? सक्रियता का मतलब एक्टिवनेस होता है। ऐसी क्या प्रणाली है, ऐसा क्या है जिसको हम अगर फॉलो करते हैं या पढ़ाते हैं तो बच्चा काफ़ी एक्टिव रहता है? प्रश्नोत्तर वाला, अभिनय प्रणाली, गति और व्याख्या। ऐसा क्या तरीका है या ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप अगर कर रहे हैं तो बच्चा काफ़ी एक्टिव है और देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है। तो जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया उसमें से क्या है जो सही होगा? तो सबसे सही जो सक्रियता बनी रहती है वो कौन सी प्रणाली होगी? वो प्रश्नोत्तर प्रणाली होगी, क्योंकि बच्चों को ये जो पता रहता है, जैसे हमने कोई चीज़ किसी को पढ़ाई है या हम लोग कोई चीज़ पढ़ते हैं तो ये पता रहता है कि टीचर बोलता है इसको ध्यान से सुनो और अभी मैं क्वेश्चन के आंसर पूछूंगा। तब बच्चा ध्यान से उस चीज़ को देखता रहता है कि कहीं मेरी बारी ना आ जाए। तो प्रश्नोत्तर प्रणाली में बच्चा बहुत ही एकदम सतर्कता के साथ उन चीज़ों को देखता रहता है कि उससे हो सकता है पूछ लिया जाए। आगे बढ़िए। जागृत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? जागृत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सुषुप्त, विषुप्त, शयन और चेतना। जागृत का विलोम, तो जागृत का मतलब जागना होता है, तो जागना का विलोम सोना होगा। तो यहाँ पर क्या होगा बताइए? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिए। अब जागना और सोना मीनिंग मत देखने लगेगा, आपसे पूछा जा रहा है जागृत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर इसका जो है वो सुषुप्त है, ठीक है? पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। इसी के साथ नेक्स्ट आइए। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है, देखिए सब्सक्राइब यहाँ पर आ गया है, आप लोगों ने इसको नीचे कर दिया। जातिवाचक संज्ञा बताइए। पुस्तक, माता, ममता, अच्छाई और सुरेश। तो इसमें क्या है जातिवाचक संज्ञा? संज्ञा के क्वेश्चन चाहे वो इंग्लिश ग्रामर में हो या हिंदी ग्रामर में हो, आपसे पूछे जाते हैं प्रॉपर तरीके से। तो निम्नलिखित में से जो जातिवाचक संज्ञा है वो क्या है? यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? ध्यान से देखिए तब बताइए, ताकि गलत नहीं करिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो यहाँ पर पुस्तक जो है वो जातिवाचक, क्योंकि बुक्स बहुत सारी होती है। स्पिरिचुअल्स बुक्स होती है, कॉमिक्स होती है, नेचर की होती है, बहुत सारी होती है, तो ये आपका पहला होगा। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है, बच्चों की शिक्षा ग्रहण के मार्ग में बाधक होने वाले भाव क्या होते हैं? संकोच, झिझक, शर्मीला होना और उपरोक्त सभी। जो बच्चा एकदम शर्मीला टाइप का है, सीख नहीं पा रहा है, प्रयास नहीं कर रहा है, उसके मन में एकदम संकोच सा भरा हुआ है, पूछना भी कुछ नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देखेंगे, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या चीज़ें हैं जो इस तरह से बच्चे को करने में बाधा करती हैं? उसे सीखने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को झेलना भी पड़ता है। कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर आपके हिसाब से लग रहा है कि नहीं सही है? तो यहाँ पर ध्यान रखें उपरोक्त सभी। जहाँ पर बच्चा अगर संकोची स्वभाव का है तो भी सीखने में प्रॉब्लम होगी, अगर झिझक है, शर्मीला है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। तो ये आपको फोर्थ में फोर्थ होगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 4 भेद, 6 भेद, 8 भेद, 10 भेद। बहुत अच्छा प्रश्न है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं। ध्यान से देखिएगा, काल के नहीं पूछे गए, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, ठीक है? 6 भेद होते हैं। कौन सा याद है? एक होता है सामान्य भूत, सामान्य भूत, मैं सिर्फ भूत लिख रही हूँ, काल आप लिखना, ठीक है? सामान्य भूत। एक होता है आसन्न भूत, क्या होता है? आधा ना और ना, आसन्न भूत। एक होता है अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूत। एक होता है पूर्ण भूत, ठीक है? 4 हो गए।
एक तो होता है संदिग्ध, संदिग्ध भूत, और एक और होता है उसका नाम हेतु हेतु मदभूत है। हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक है, तो ये 6 होते हैं। भूतकाल के भेद तो हो सकता है कि और भी पूछ ले, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो 5 में से 5 मिले, 5 आउट ऑफ 5 पाए आप लोग। ऑफकोर्स पाए होंगे, उम्मीद तो यही है। काफ़ी तेज़ है शालिनी क्लासेस के स्टूडेंट्स। क्यों, सही कह रहे हैं ना, राइट। आगे बढ़ो। अब बारी है हमारे अतिलिख उत्तरी की। क्वेश्चन नंबर 6, किन्हीं 4 विराम चिन्हों का उदाहरण सहित वर्णन करिए। आप जानते हैं तो आपको 13-14 विराम चिन्ह देखने को लगभग मिलते हैं। ऐसे ही आपको आएंगे, ये आपको कह देगा कि अल्प विराम का क्या होता है और उदाहरण सहित बताइए, विस्मय आदि वेला, बहुत सारे अलग पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले जो विराम चिन्ह है वो है पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह का चिन्ह इस तरीके से आपको सेम ऐसे लिखना है, उसके बाद अपना चित्र बनाना, मतलब चिन्ह बनाना है। तो हम बोलते समय वक्त वाक्य जब खत्म होने लगता है कि हाँ यहाँ पे हमारा वाक्य मतलब ओवर हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो इसी प्रकार लिखते हैं। तो वहाँ पर हम पूर्ण विराम, जब हमारा वाक्य ख़त्म हो जाता है और हम वाक्य की समाप्ति हमें दर्शानी और दिखानी होती है, जिससे ये पता चले कि हमारा वाक्य समाप्त हो गया, वो हमारा पूर्ण विराम होता है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसी के तरह मैं एग्जाम्पल दिखा दूँ तो आपको और समझ में आएगा। लड़के का पैर फिसल गया, तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर एक लगा हुआ है, सब बच्चे उसके पास गए, तो एक यहाँ लगा है। 2 वाक्य है, दोनों जब खत्म हुआ तो दोनों जगह पे पूर्ण विराम लगा। तो आपको ऐसे ही हुबहू लिखना है और उसके ऐसे एग्जाम्पल लिखने हैं। दूसरा है अर्धविराम, जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर। पूर्ण विराम में क्या होता है कि हम एकदम पूरा रुक जाते हैं कि अब हमें यहाँ पर रुकना है, लेकिन अर्धविराम में क्या होता है कि इसको हम सेमीकोलन कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में अर्धविराम कहते हैं। जहाँ पे हमें पूर्ण विराम से थोड़ा कम समय के लिए रुकना होता है, अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर रुकना होता है, तो वहाँ पर हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया, तो पूर्ण विराम अर्धविराम। सूर्योदय हो गया, चिड़ियाँ चहकने लगी और कमल खिल गए। तो इस तरीके से जब वाक्य आते हैं तो हम वहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग करते हैं, जो कि काफ़ी बेसिक है, सिंपल है। 2 हो गए, 4 हमें बोलेंगे, 4 देखेंगे। नेक्स्ट है अल्पविराम। वाक्य के बीच में विराम उत्पन्न करने वाले, वाक्यों के जो वाक्य होते हैं उनके बीच में जो विराम उत्पन्न करना रहता है या विराम हमें रुकना होता है, तो वहाँ पर हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अर्धविराम से कम समय के लिए रुकना होता है, जिनका नाम ही अल्प है, बहुत थोड़ा क्षण मात्र के लिए, तो वहाँ पर हम विराम चिन्ह का प्रयोग, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे उपाधियाँ वगैरह होती हैं, तो वहाँ पर हम देखिए BA, MA, PhD ऐसे करके पूरा, तो ये यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, ये इनका चिन्ह है। तो आपको शुरुआत में ही जब हेडिंग लिखनी है तो बगल में चिन्ह लिख देना है। आगे बढ़िए, प्रश्नवाचक चिन्ह की बात कर लेते हैं। विराम चिन्ह ये क्या होता है, इसका चिन्ह ध्यान रखिएगा। प्रश्नवाचक वाक्य के जो प्रश्न पूछने वाले वाक्यों के अंत में इनका प्रयोग किया जाता है। क्या आप जा रही हैं, तो यहाँ पर देखिए ये यूज़ हुआ है। उसने आपको बुलाया, तो यहाँ पर उसने आपने उसे क्यों बुलाया, तो यहाँ पर आपका लास्ट में यूज़ हुआ है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन आपको यहाँ पर है, क्या पूछा गया है, समास कितने प्रकार के होते हैं। और 8वां है, छा संयुक्त वर्ण किन 2 वर्णों से मिलकर बना है। 9वां क्वेश्चन है, आई प्रत्यय से बने हुए शब्द बताइए। तो चलिए 7वां करते हैं। 7वां देखिए क्या है, मैं थोड़ा सा जूम इन कर रही हूँ। देखिए ये 6 प्रकार के होते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि आपको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 5 आते हैं उनमें भी ये संख्या पूछ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलिएगा। तो समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला अव्ययीभाव समास है, दूसरा तत्पुरुष समास है, तीसरा क्रमधारय समास है, चौथा जो है द्विग समास है, 5वां द्वंद्व समास है, छठा जो है बहुब्रीहि समास है। इस तरीके से छोटे 6 पूरे हैं। तो आपको ये संख्या साथ ही साथ 6 के नाम आपको याद होने चाहिए। तो आपका 6 हो गया। 8वां आपसे छा के लिए पूछा था, तो छा हम जानते हैं आधा का और षटकोण वाला सा या खा, आप जो भी प्रोनाउंस करते हो उनके योग से बना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इनके जितने भी हैं संयुक्ताक्षर जितने भी होते हैं, सारे के सारे इया ता रा जो भी हैं सब लिखना अपने आप को ध्यान रखिएगा। ये आपके डायरेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर का सेक्शन का है, बट आपके हर सेमेस्टर में आएगा। तो हिंदी जो है वो ऑलमोस्ट सब में सेम है, तो ये आपके 8th का राइट आंसर हो गया। फिर आपसे एक 9th में कहा था कि आई प्रत्यय से बने हुए 2 शब्द, तो आई लास्ट में लगा है, जैसे सुनाई, तो सुन प्लस आई सुनाई, लड़ प्लस आई लड़ाई, चढ़ प्लस आई चढ़ाई। तो यहाँ पर 3 मैंने ले लिए, 2 आपको बोला, तो यानी कि प्रत्यय से भी ऐसे कही के इस तरीके का कई प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना है। ये PDF मैं टेलीग्राम पर भेज दूँगी। ठीक है, जो भी पेपर्स के क्वेश्चन हो रहे हैं वो सारे मैं भेज रही हूँ 1 by 1 करके, तो आपको मिल जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से फटाफट ईच एंड एवरी वन जिन्होंने नहीं किया, ताकि इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको भी हमें करना है और उन्हें भी हमें देखते हुए आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, तो पहले प्रश्न पढ़ के आते हैं, फिर हम इसका आंसर्स करेंगे। मैंने ये चीज़ अरेंज की है आपके लिए। 10वां कह रहा है कि मौखिक अभिव्यक्ति की उपयोगिता बताइए।
और 11वां है पत्र के प्रकार लिखिए। तो ये आपका जो अति लघु उत्तरी का सेक्शन होगा वो यहीं पर मैं ओवर कर दूंगी। आगे बढ़िए। ये देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति से तात्पर्य है, वहाँ पे पूछा गया है मौखिक अभिव्यक्ति से मतलब क्या होता है कि मन के विचार को स्वतंत्र रूप से बोलकर अभिव्यक्त करने से। मतलब आपके मन में कोई विचार है, कोई बात है, कुछ भी है, आप उनको एकदम फ्री होकर अभिव्यक्त करिए, उसको बोलिए, उसको बताइए। व्यक्तित्व विकास के लिए काफ़ी सरल होगा, काफ़ी स्पष्ट होगा। प्रभावशाली मौखिक अभिव्यक्ति का होना भी बहुत आवश्यक है। इसीलिए मौखिक अभिव्यक्ति जो होती है उससे यही होता है कि आपके मन में कोई विचार है, कोई भी चीज़ें हैं, आप उनको एकदम फ्रैंकली तरीके से, काफ़ी अच्छे तरीके से बताइए, समझाइए, ताकि लोगों का विकास हो, आगे चल के उससे सीख पाएँ, कर पाएँ, आगे बढ़ पाएँ। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, पत्र के प्रकार कितने हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक, एक अनौपचारिक। औपचारिक पत्र वो होता है जिसमें सरकारी काम, स्कूल का, ऑफिस का, संस्थान का कुछ ऐसा होता है, तो वहाँ पर हम इनका यूज़ करते हैं। और जो अनौपचारिक होता है वो अपने सगे संबंधी, भाई, मित्र, बहनों को लिखते हैं, तो वो हमारे अनौपचारिक होते हैं। तो आपके जितने भी अति लघु उत्तरीय थे वो यहाँ तक सभी के हो गए ओवर। 11 प्रश्न हमने किया और 11 मिनट भी हो रहा है, तो हमारे क्वेश्चन और समय की रफ्तार साथ साथ चलती चल रही है। ठीक है, चलिए अब बारी है 2 नंबर के प्रश्नों की। 12 से लेकर 18 तक का जो क्रम है वो लघु उत्तरीय का है, 2 का है। गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य बताइए। मौखिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति की विधाओं का वर्णन करिए। छात्रों में उच्चारण संबंधी सुधार हेतु 2 उपाय लिखिए। तो पहला देखते हैं, गद्य शिक्षण के जो सामान्य उद्देश्य हैं उनका वर्णन आपको करना है। तो ये यहाँ पर क्या होगा, 12th का जो राइट आंसर है वो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखते हैं। देखिए, तो यहाँ पर है गद्य शिक्षण के उद्देश्य में है छात्रों को उचित गति का आरोह अवरोह के साथ पढ़ने को लिए एकदम मतलब कुशल बनाना, कि कहाँ पर हमें धीरे बोलना, कहाँ पर हमें तेज बोलना है। इस तरीके से आरोह अवरोह का ध्यान होगा। जब हम गद्य को पढ़ेंगे कई सारे को, तो हमारी क्या होंगे, उच्चारण संबंधी समस्याएं भी दूर होंगी, साथ ही साथ हम उसकी मीनिंग्स वगैरह को भी पढ़ना भी सीख जाएंगे। तो हमारी एक बोलने की कौशल की क्षमता भी डेवलप होगी इस तरीके से। विराम चिन्ह को ध्यान में रखते हुए पढ़ना। विराम चिन्ह लगा है, पूर्ण विराम है, अल्प विराम है, जो विराम चिन्ह है वहाँ पर रुकना सीखना। मौन वाचन करके अर्थ ग्रहण करने के योग्य बनना। फिर हम कभी कभी मौन वाचन भी करते हैं, उसकी मीनिंग को समझते हैं, शुद्ध उच्चारण का हमको ज्ञान भी प्राप्त होता है, सीख जाते हैं ना पढ़ते पढ़ते। ठीक है, तो बात समझ में आई, काफ़ी सिंपल और काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो ये ध्यान रखिए, गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण की उद्देश्य, विशेषताएं, इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं पूछ सकता है, या गद्य शिक्षण के कोई 2 उदाहरण, पद्य शिक्षण के कोई 2 से 3 उदाहरण, ऐसी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट आ सकती हैं। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है मौखिक अभिव्यक्त, लिखित अभिव्यक्त की विधाओं को बताइए। मतलब क्या तरीका है, कैसे कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर है हम मौखिक अभिव्यक्त के बारे में भावानुकूल करना, भावों के थ्रू हम ऐसा कुछ बात करते हैं जिससे भाव से बात झलकती है, समझ में आती है ना, कि कोई गुस्से के भाव से बोल रहा है, समझ में आता है कि टॉन्ट मार रहा है, या कोई बहुत अच्छे से बोलता है तो समझ में आता है कोई आपके लिए अच्छा सोच रहा है। तो इस तरीके से आप बहुत अलग तरीके से आप औरों का भी ध्यान में रखकर इन विधियों को यूज़ कर सकते हैं। बल का, अनुतान का, इन सब का ध्यान रख के आप मौखिक अभिव्यक्ति को कर सकते हैं। तो ये विधियाँ हैं, तरीके हैं, जोर जोर से बोलकर, काफ़ी तेज़ से उच्चारण करके आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। बाकी लिखित के लिए क्या है, आप अनुकरण विधि कर सकते हैं, कोई कुछ लिखी है उसको आप कॉपी कर लीजिए। पेस्टोलॉजी विधि को यूज़ कर सकते हैं, मॉन्टेसरी विधि को यूज़ कर सकते हैं, जैक्टोर विधि यूज़ कर सकते हैं, विश्लेषण विधि यूज़ कर सकते हैं। ये सारी विधियाँ जहाँ पर आप लिखने वाले कार्यक्रम को बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, जहाँ पर आप अलग अलग चीज़ों के साथ इन्वॉल्व होंगे और चीज़ें होती जाएंगी। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है छात्रों में उच्चारण संबंधी सुधार के लिए कोई 2 उपाय। बच्चों में जो उच्चारण की गलतियाँ होती हैं उनको कैसे आप दूर करेंगे। आप जानते हैं उच्चारण की गलतियाँ बहुत होती हैं, तो वो आप कैसे दूर करेंगे। तो इसका मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल आंसर लिया है कि सबसे बेहतर तरीका कि आप उनको 12 खड़ी को अच्छे तरीके से अध्ययन कराएं, ताकि वो कोशिश करें, और तब तक कोशिश करें जब तक वो बेहतर ना हो जाए। ठीक है, आपको उचित आरोह अवरोह का भी ध्यान रखना होगा, आपको उनको बार बार प्रैक्टिस कराना होगा। साथ ही साथ जब बच्चा पढ़ रहा है तो आप वहाँ पर रहिए उसके साथ, जहाँ पे वो गलती करे उसे वहीं पर तुरंत सुधार करिए, तो उसके लिए काफ़ी बेहतर होगा। तो इस तरीके से हम बच्चों में ऐसी जो कमियाँ या जो भी चीज़ें हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 14 का ये राइट आंसर यहाँ पर होगा। आगे बढ़िए, इसी के साथ 15 देखते हैं। काल किसे कहते हैं, काल के भेद बताइए। ये भी अच्छा प्रश्न है। काल आ सकता है, काल, समास, संधि, इनके प्रश्न आएंगे, इतना ध्यान रखिएगा। काल किसे कहते हैं, काल के भेद बताइए। एक अच्छी सी परिभाषा आप सब भी बताइए क्या होगा। चलिए जल्दी से आप लोग भी बताइए क्या होगा काल की परिभाषा। आइए,
काल क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं, ठीक है। काल क्रिया के कैसे रूपांतर को कहा जाता है जिससे क्रिया के होने के समय उसकी पूर्ण और अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। जहाँ पर उसकी पूर्ण बातें हैं, वो काम हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, किस समय हुआ, कब हुआ, ऐसी जब अवस्था की बात आपसे पता चलती है या ऐसे वाक्य लिखे जहाँ अवस्था का जिक्र है तो वो आपका काल होता है। मैं लिखता हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैंने लिखा, मैं लिख चुका हूँ, ये सारे के सारे आपके देखिए हूँ, रहा हूँ, लिखा था, सब आपके काल हैं। तो काल के 3 भेद होते हैं, एक होता है भूतकाल, एक होता है वर्तमान काल, एक होता है भविष्यत काल। ये ध्यान रखिएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट आपको 16वां कहता है कविता शिक्षण के ध्यान देने योग्य, मतलब आप जब कविता पढ़ा रहे हैं तो क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए। पत्र लेखन की विशेषताएं बताइए, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सही बताइए। 3 प्रश्न है, तीनों पेपर बहुत अच्छे। 22 का पेपर बहुत बढ़िया आया था, बहुत फैंटास्टिक पेपर आया था और आपका भी ऐसा ही आए ताकि आप भी बहुत अच्छे से, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में तो हिंदी में लोगों की बैक लगा दी गई है। 16 देखिए क्या है, कविता के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि शीर्षक अच्छा होना चाहिए, आपका शब्द एक विषय होना चाहिए, शब्दों की सही उपयोगिता होनी, शब्द एकदम सही चुने होने चाहिए, कविता का जो प्रवाह है वो भी सही, सर पैर आगे पीछे नहीं, जो जहाँ पर है वहीं पर होना चाहिए। तो ये 4 विशेषताएं हैं जो कि आप लिख सकते हैं, 2 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन है, आपको पत्र लिखने की विशेषताएं क्या है। तो पत्र से मतलब क्या होता है, जो भाव या जो विचार होते हैं उनको आप आदान प्रदान कर सकते हैं, उनको आप महत्व दे सकते हैं। आप उनको, पहले यही पत्र की प्रक्रिया ही चला करती थी, पत्र लेखन में 2 व्यक्तियों के बीच ये बातचीत रहती है, वो आराम से हो जाती है, ऑफिशियल काम भी बहुत सारे होते हैं। तो ये 17वां आपको ध्यान रखना होगा। 18वां आपको यहाँ पर ध्यान रखना, जो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं उदाहरण पूछा था, तो वह शब्द जो हमें क्रिया की विशेषता के बारे में बताता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर हिरण तेज भागता है, तो भागना क्या है, क्रिया, लेकिन इस क्रिया की विशेषता ये है कि वो तेज भागता है, तो हिरण तो करता हो गया। तो इस तरीके से हिरण तेज भागता है, तो यहाँ पर जो क्रिया विशेषण शब्द है वो तेज है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपके 18 प्रश्न होते हैं समाप्त और आपकी क्लास भी होने वाली है अब समाप्त। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी बढ़िया रहा होगा। आप सभी में से हर चीज़ आपको बेस्ट है, सेल्फ स्टडी खूब करिए, जितना हो सके उतना पढ़िए, सीरीज से भी क्वेश्चन थोड़े बहुत देख लिए क्योंकि आंसर काफ़ी गलत रह रहे तो उनके चक्करों में मत पड़िएगा। सेल्फ स्टडी ज़्यादा करिए और जो मतलब सीरीज़ में जो शॉर्ट वाले वेरी शॉर्ट है उनको भी थोड़ा बहुत देख लीजिए, आपको आंसर लिखने में काफ़ी हेल्प होगी। बाकी मैं तो यहाँ पर करवा ही रही हूँ। और अभी जो क्लासेस आपकी 12 बजे जो है शालिनी क्लासेस भाई शालिनी पे होती है, शाम को 6 बजे 4 बजे अलग अलग टाइम पे हो जाती है, क्लासेस काफ़ी हो रही हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, ताकि ढेर सारी बातें करेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।